हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो कि बायोस्टैटिस्टिक्स का मेजरली फिफ्थ टॉपिक है। हमने स्टार्ट किया था बायोस्टैटिस्टिक्स विद सैम्पलिंग, किस तरह से आप सैंपल ले सकते हैं, किस तरह से आपका पॉपुलेशन क्या होगा। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था, उसके बाद हमने सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ा था। सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ने के बाद हम डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था किस तरह से आप डायग्रामेटिक बना सकते हो और ग्राफिकली आप कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे रहेगा, आप इन सारे चैनल वीडियोस को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आया था हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने, जहां पे हमने पढ़ा था पहला मीन, इसकी एक सेपरेट वीडियो है। फिर अगला वीडियो था मीडियन का और उसके बाद था मोड का। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ तक काफी इजी है। बायोस्टैट्स है ही इजी। तो आप जब मीन मीडियन मोड पढ़ लेते हो तो आपको एक ऑब्जर्वेशन या एक सैंपल के तीन वैल्यूज मिलते हैं। एक नंबर एज अ मीन, एक नंबर एज अ मीडियन, एक नंबर एज अ मोड। मतलब आप एक सेंट्रल वैल्यू या एक नंबर की आप बात कर रहे हो। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं डिस्पर्शन में, ये आपको बताता है स्प्रेडिंग या डिफरेंसेस या वेरिएशन। स्प्रेड या वेरिएशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड या फिर वेरिएशन, कहां से कितना वेरिएशन, कितना डिफरेंसेस, सेंट्रल वैल्यू से। सपोज हम इस ग्राफ की बात करते हैं, इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरा सेंट्रल वैल्यू है। तो सेंट्रल वैल्यू से ये लेफ्ट और ये राइट, ये है इसका डिस्पर्शन। तो आपका जो सेंट्रल वैल्यू आपको मिला है, अभी तक जितना पढ़ा उसमें से जो आपको सेंट्रल वैल्यू मिला है, उस वैल्यू से आपके सारे ऑब्जर्वेशन, देखिए जब हमने मीन पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा था कि मीन होता है सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब मीन निकालने में सारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या सारे इंडिविजुअल वैल्यूज की अहमियत होती है, क्योंकि सबको प्लस कर रहे हैं तो सबका अपना अपना रोल है। पर जब हम मीडियन निकालने जाते हैं तो हमको सिर्फ एक नंबर ढूंढना होता है जो पूरे डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो मेरा मीडियन है। तो इसमें आपके सारे वैल्यूज का इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ वैल्यूज का इंपॉर्टेंस है कि उसमें टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे, 10 थे, 12 थे, 15 थे, 100 थे, कितने थे, वो आपको बस ध्यान रखना है, बाकी आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे ही अगर हम मोड पे चले जाए तो मोड आपको बता रहा था कि किस तरह से कितने नंबर्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो नंबर है आपका मोड। तो इस तरह से आपके जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज में से आप सिंगल सिंगल वैल्यू ले रहे। पर आप जब एक एक वैल्यू आप देख रहे हो तो आपके मीडियन में भी सारे वैल्यू की अहमियत नहीं है, मोड में भी सारे वैल्यू की नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि हमारे जो वैल्यूज है, सारे वैल्यूज वो कहाँ से चालू हो रहे हैं और कहाँ तक खत्म हो रहे हैं। मेरे सेंट्रल वैल्यू, जिसको मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जो मैं सेंट्रल वैल्यू ढूंढ रही हूँ, उसके कितने इर्द गिर्द सारे नंबर है, जितने इर्द गिर्द है वो है हमारा ये वेरिएशन। अगर यहाँ व्हाइट में थोड़ा छोटा करके आपको बताऊं, तो ये आपका ग्राफ और ये आपका सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू से यहां तक का है लेफ्ट साइड में स्प्रेडिंग, और ये है आपके राइट साइड में स्प्रेडिंग। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ये जो फैला हुआ है वैल्यूज, ये फैले हुए वैल्यूज को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, अगर, चलिए
और एक चीज देखते हैं, अगर हमारे पास ये एक ग्राफ, ठीक है, इसकी वैल्यू है मान लीजिए 16, ये एक ग्राफ है, इसकी वैल्यू है 16, ये है, इसकी भी वैल्यू है 16। ये क्या बता रहा है, सपोज हम मीन बता रहे, तो यहाँ पे जितने ऑब्जर्वेशन है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, हमारे पास ये तीनों ग्राफ्स में, ग्राफ 1 में भी मीन 16 है, ग्राफ 2 इसमें भी मीन 16 है, ग्राफ 3 इसमें भी मीन 16 है, पर क्या सारे ग्राफ आपको सेम दिख रहे हैं? तो आंसर होगा नो, बट ऑब्वियस। अगर किसी का यस आ रहा हो तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ यस आ रहा है, मेरे को सारे ग्राफ सेम दिख रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा सही दिख रहा होगा, सबको ये ग्राफ्स अलग दिख रहे होंगे। अब जब ये सारे ग्राफ अलग दिख रहे हैं पर आ रहा है मीन सबका 16, तो ये क्या सारे ग्राफ सेम है? तो ये सारे ग्राफ सेम नहीं है। तो इन सब में डिफरेंसेस क्या है, देखो यहाँ पे पहले ग्राफ में यहां से यहां तक ये लेफ्ट साइड गया है और ये यहाँ से नियर अबाउट सेम डिस्टेंस, मतलब अगर यहाँ पे +3 बोलूं तो यहाँ पे +3 और -3 सेम है। पर अगर इस ग्राफ में देखो तो इस ग्राफ में अगर ये +3 है तो ये -5 होगा, क्योंकि यहाँ तक 3 आएगा और यहाँ 2 और एक्स्ट्रा है। मतलब इस ग्राफ में मीडियन 16 है, पर इसका जो फैला हुआ डिस्पर्शन है, वो डिस्पर्शन यहाँ +3 है और यहाँ -3 है। ऊपर वाले में यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पे -2 होगा। मतलब अगर सेंट्रल वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे का डिस्पर्शन सेम होगा, डिस्पर्शन अलग हो सकता है। तो ये आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि क्या मीन वैल्यू सेम होने पे सबकी डिस्पर्शन सेम होगी? तो सेम नहीं होगी, तो डिस्पर्शन सेम नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हम वैल्यूज भी बदल दे, एवरेज भी बदल दे, अच्छा और एक ग्राफ हो सकता है, चलिए और एक ग्राफ देखते हैं, और एक तरह से ग्राफ बना के देखते हैं। सपोज ये एक ग्राफ है और कोशिश करती हूँ पहले मैं मीन बना दूं। अब ये एक ये है, अब यहाँ पे है ग्राफ ए, सपोज ये है आपका 16 वैल्यू, ये है आपका मीन ए, ये है ग्राफ बी और ये आखिरी वाला है ग्राफ सी। तो अब आप देख सकते हैं ग्राफ ए का डिस्पर्शन, ग्राफ बी का डिस्पर्शन और ग्राफ सी का डिस्पर्शन सब अलग अलग है, पर मीन वैल्यू सेम है। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि क्या ये ग्राफ सही है? तो हाँ ये ग्राफ सही है, ठीक है। तो चलिए अगर सारे में सेम वैल्यू है तो स्मॉल डेविएशन हो सकता है कि डिग्री ऑफ वेरिएशन बता सकता है, जो आपका रिजल्ट ग्राफ होता है वो आपको डिग्री ऑफ वेरिएशन बताता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझिए। ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ये रिजिडली डिफाइंड है, जहां पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज वही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है और कैलकुलेट करने में इजी होना चाहिए, इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, तभी आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। और इसमें सैंपल स्टेबल होना चाहिए और एक्सट्रीम वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर वैल्यू 1 के जगह 2 हो जाए तो भी वैसा ही नियर अबाउट ग्राफ बन जाता है। अब डिस्पर्शन क्या बताया आपको? डिस्पर्शन बताया कि आपका जो वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर दूर फैले हुए हैं। अब डिस्पर्शन पता करने के टेक्निक्स हमारे पास 3 है।
पहला टेक्निक है रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन, तीसरा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमको पढ़ना है ये 3 टेक्निक टाइप 1, जिसमें हमको पढ़ना है रेंज। रेंज बताता है पोजीशन, मीन डेविएशन आपको बताता है डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी तरीके हैं डिस्पर्शन पता करने के लिए। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछ रहा है कि डिस्पर्शन पता करने के तरीके कितने हैं, तो 3 तरीके हैं, मीन रेंज, मीन डेविएशन और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये है क्या, ये एब्सोल्यूट मेजर्स है और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर ओरिजिनल यूनिट्स है, एक का यूनिट है सेंटीमीटर और एक का यूनिट है किलोग्राम, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेट का क्वांटिटी, ये वेट का यूनिट है और ये है मेजरमेंट का, तो ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसके जगह यूज करते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, जो कि और रिलेटिव मेजर्स, जो कि यूनिट फ्री हो जाते हैं और उसको कैलकुलेट या ऑब्जर्व किया जा सकता है या कंपेयर किया जा सकता है। अब देखते हैं हम इसमें से ये देखिए रिलेटिव मेजर्स क्या क्या है और किस तरह से ये काम होता है। रिलेटिव मेजर्स के फॉर्मूला में आता है एब्सोल्यूट मीन ऑफ डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन। आप जो भी मेजर करना चाह रहे हैं उसका डिस्पर्शन ऊपर लिख लीजिए या डेविएशन दे दीजिए, डिवाइडेड बाय मीन करेंगे तो आपको रिलेटिव मेजर्स आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सबसे पहले रेंज में कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस, L माइनस एस मतलब लोअर लोएस्ट लिमिट और या लार्जेस्ट लिमिट और स्मॉलेस्ट लिमिट, इन दोनों से आपको निकालना पड़ेगा, माइनस करना और प्लस करना है, फिर उसको डिवाइड करना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर लीजिए। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर लीजिए। जब भी आपको कोफिशिएंट निकालना है तो दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको डिवाइड करना है मीन से। जिसका डेविएशन पूछा, मीन डेविएशन पूछा तो मीन डेविएशन निकालो, उसको मीन से डिवाइड कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसको मीन से डिवाइड कर लो। अब बढ़ते हैं एक एक की तरफ। पहला है हमारा रेंज। रेंज सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू होगा। हाईएस्ट वैल्यू या फिर लार्जेस्ट वैल्यू से आप लोएस्ट वैल्यू को निकाल दे माइनस कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा रेंज। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे सीट काउंट्स दिया है, 70 से चालू हुआ है और 75 पे 175 पे खत्म हुआ। तो हमको सिर्फ ये दो ही वैल्यू चाहिए, हमको लेना है 175 जो कि लार्जेस्ट वैल्यू है माइनस 70, तो हमारा ये हो गया 105, तो रेंज हो गया 105। अब इसको अगर ध्यान से समझो तो इसमें सिर्फ फर्स्ट लोएस्ट नंबर जो जहां से चालू हो रहा है रीडिंग वहां का लोएस्ट नंबर और वहीं का सबसे हाईएस्ट नंबर, बस ये सारे नंबर्स की आपको जरूरत है। बीच में कौन है कौन नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको लेना है स्टार्टिंग या स्मॉलेस्ट नंबर और आपको लेना है लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को बस माइनस कर लीजिए, आपका काम हो गया, दैट इज रेंज। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि लोअर और हायर यही चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बहुत इजी है, माइनस करना है, ऊपर सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे वाले से माइनस कर देना, हो गया खत्म। नेक्स्ट आते हैं कि ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं करेगा, ये आपको याद रखना। आप कॉपी में इसको हाईलाइट कर लीजिए कि ये काम नहीं करेगा। अगर वहां पे रेंज जैसे यहाँ लिखा था 70 से चालू हो रहा है, यहाँ लिख देता कि बिलो 70, अब आप क्या नंबर लेते? तो अगर ओपन एंड क्लासेस है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते।
तो अगर आपको डिस्पर्शन निकालना है और दिया है आपको ओपन एंड क्लासेस, तो आप रेंज नहीं ले पाओगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे? माइनस करके जो 105 आया उसी को डिवाइड करना है, फिर दोनों को प्लस करना है। ठीक, तो वैल्यू जो भी आएगी वो आपका कोफिशिएंट होगा। ग्रुप डाटा में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से माइनस करते हैं, या फिर मिड पॉइंट निकाल के दोनों मिड पॉइंट को माइनस कर दीजिए। चलिए न्यूमेरिकल में पहुंचते हैं। इसमें बोला है हेमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ 10% इतना है, फाइंड आउट द रेंज। बहुत इजी है। आपको सबसे पहले ढूंढना है लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ रेंज निकालने बोला, तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है कि रेंज इक्वल्स टू L माइनस एस। तो L है आपका लार्जेस्ट नंबर, जो कि आपको दिख रहा होगा कि 14.9 है, और स्मॉलेस्ट नंबर दिया है 12.5। अब इसको माइनस कर दीजिए तो आंसर हो गया रेंज। अगर इसके बाद आपको कुछ नहीं पूछा और आप चाहते हो कि कोफिशिएंट भी निकालो, तो चलिए निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट निकालने के लिए L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस करना है। तो L माइनस एस तो आप कर लिए, 2.54 आ गया। अब L प्लस एस कर दीजिए, 14.9 प्लस 12.5, तो आ जाएगा 27.4। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 27.4। अब आप उनमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा कुछ 0.0856 हो गया रेंज और कोफिशिएंट। है ना इजी? अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस पेपर्स आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे बढ़ते। इसमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों निकालने बोला है, पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, आपको दे दिया है कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में लार्जर लिमिट, अपर लिमिट कौन हो गया? आखिरी वाला 80, और स्मॉल कौन है? 10। ये आपका 10 और यहाँ पे ये आपका 80। तो आपका रेंज हो जाएगा 80 माइनस 10, दैट इज 70। अब कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट का L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। L माइनस एस 70 हो गया, और ये हो जाएगा 90। 70 बाई 90 0.78 हो गया। है ना इजी? बिल्कुल इजी है। बस आप जब पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस लिखिए, उसको वहीं सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। आपके पास एक एकदम अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं होगा। आप अच्छे से साफ सुथरा लिख के इसको पूरा अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास हर एक एग्जाम्पल सॉल्व है, हर एक वेराइटी का, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। आप बस इस कॉपी को रिवाइज करेंगे और आपका एग्जाम डन है। हालांकि हम बहुत सारे क्वेश्चन और करने भी वाले हैं, पर पहले इतना करते हैं। अब आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। एक बड़ा डीमेरिट तो मैंने पहले ही बता दिया, चलो उसको पहले कर लेते हैं। ये ओपन एंड क्लासेस के लिए नहीं है। सैम्पलिंग का फ्लक्चुएशन है तो भी आप नहीं कर सकते, ठीक है? अगर पॉपुलेशन चेंज होने पे सैंपल चेंज हो जा रहा है तो नहीं कर सकते, और ये सारे ऑब्जर्वेशन पे लागू नहीं होता है। इसमें फिर से वैल्यूएशन किसकी हो गई? सिर्फ पहले वाला सबसे छोटा और सबसे बड़े की, बस इन दोनों को वैल्यू दिए हैं और बाकी किसी को नहीं दिए। फायदा क्या है? बहुत जल्दी निकल जाता है, क्विक टू आंसर, एकदम माइनस प्लस मिनटों में काम है, हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्या स्टार्ट करना है, किस तरह से इनिशियल काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी सिंपल है तो, और कैलकुलेशन में इजी है, तो इसमें एक ओवरव्यू तो आपको मिल जाता है कि वैल्यूज कहाँ से चालू हो रही, कहाँ से चालू हो रही है, कहाँ तक फैली हुई है।
या मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ये सारा चीज आपको मिलता है। मान लो एक प्लांट का ग्रोथ करना है, आपको डालना है फर्टिलाइजर, तो मिनिमम कितना फर्टिलाइजर इफेक्ट शो कर रहा है और मैक्सिमम कितना इफेक्ट कर रहा है, ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका रेंज। एप्लीकेशन क्वालिटी कंट्रोल में काम आता है, फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशंस ये भी निकाल सकते हो, वेदर फोरकास्टिंग, कोई भी एक जैसे सिंपल आप अगर अपने मार्केट्स वैल्यूज देख ले, वेजिटेबल के मार्केट्स, कि आप हर वीक अपने वैल्यूज को डालेंगे तो आपको फ्लक्चुएशंस दिखेगा, वो फ्लक्चुएशन बता सकता है। मान लीजिए आप कोई एक वेजिटेबल स्पेसिफिक कर लिए, मान लीजिए टमाटर ले लिए, तो टमाटर का रेट कहाँ से चालू होके कहाँ तक बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, ये ओवरऑल आपको मिल जाएगा। वेदर फोरकास्टिंग, आज कितनी गर्मी है, कल कितना गर्मी था, कल कितना है, क्या ये एक पूरे मंथ का आप सीरीज निकाल लिए, आपके पास हर दिन का वैल्यूएशन है, कितना टेम्परेचर इतने टाइम पे इतना डिग्री हर दिन था, तो लास्ट 30 डेज का आप वैल्यूएशन निकाल दिए, बस डन। वेदर फोरकास्टिंग, आपको रेंज पता चल गया कि इस महीने सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन था, कितना था, और सबसे कम गर्मी किस दिन था। अगले पड़ाव पे चलते हैं, वो है मीन डेविएशन। अब मीन निकालना तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर नहीं देखे हो तो मीन मैं डाल दूंगी आई बटन पे, आप देख लीजिए। वैसे कुछ है नहीं, ज्यादा टफ है नहीं, इजी है, आप करेंगे तो आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन वैल्यूज थे जिस पे आप काम कर रहे थे। जब आप काम कर रहे थे उस पे ऑब्जर्वेशंस पे, तब आपने मीन में पढ़ा था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। ये है मीन डेविएशन का फॉर्मूला, जहाँ पे आप मीन कैलकुलेट कर लो या मीडियन कैलकुलेट कर लो, डेविएशंस कैलकुलेट करके आप डिवाइड कर दो। से अभी फॉर्मूला हम देख चुके हैं, अब हम डायरेक्ट पहुंचते हैं कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट निकालना भी इजी है, मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दिए, मीडियन डेविएशन है तो मीडियन डेविएशन से निकाल दीजिए, अगर मीडियन निकाले तो मीडियन। देखिए कोफिशिएंट निकालने के लिए हम मीन और मीडियन ये दो चीज है, ठीक है। आप डेविएशन मीन से भी निकाल सकते हैं, ये देखिए मीन से डिवाइड किया, इसमें मीडियन से डिवाइड, दोनों मीन डेविएशन ही। आप रिलेशन किसके साथ ले लेना चाह रहे हैं, मीन के साथ या मीडियन के साथ, उससे आप ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं मीन डेविएशन। सबसे पहला क्वेश्चन, हमने वैल्यूज ले लिया है और इसका हमको डेविएशन और कोफिशिएंट निकालना। तो डेविएशन या मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कैसे होगा, सारे नंबर को प्लस कर लीजिए, 110 प्लस 110, 120, 130, 140, 100, 120, 130, 140, 120, सारे को प्लस कर लीजिए अपने कैलकुलेटर से। तो सपोज मेरा आया 1220। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो एक्स मीन हो गया 122। अब आते हैं मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। मीन डेविएशन का मतलब है, जैसे हम मान लेते हैं डेविएशन वैल्यूज, सपोज हम ले लेते हैं 100। अच्छा 100 मिनिमम रेंज है, सपोज 120 है, तो 120 अब अगर आप वैल्यू ले लो तो डेविएशन कैसे निकालोगे, सबसे पहला है 110, 110 में से 120 गया तो ये हो जाएगा -10, फिर 110, फिर 110 में से 120, मतलब इसमें आपको जो मेन आपका जो वैल्यू आप ले रहे हो, एज्यूम्ड मीन जिसको हम ए बोलते हैं, इससे आप अपने वैल्यूज को माइनस करते जाओ। मतलब अगर मैंने 120 लिया है तो 120 से मैं पहले माइनस करूँ 110 को तो 10 आएगा, फिर अगला वैल्यू भी है मेरा 10, फिर 120 में 120 0, फिर आ गया 10, 10 के बाद आ गया 140 माइनस 120, तो आ जाएगा आपके पास 20, 20 के बाद आ जाएगा 10 है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 20, 20 के बाद आएगा फिर 10, फिर आएगा 0, फिर आएगा 20।
अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए। इन सब को प्लस करके डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। तो अब आपका ये डेविएशन आ जाएगा। तो इसका डेविएशन आ जाएगा नियर अबाउट 10, नियर अबाउट 10 आ जाएगा, 10 आएगा। तो आपका वैल्यू कितना हो गया, ऊपर में आ गया आपका 10, कोफिशिएंट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 122। ये जो सॉल्व करके आंसर लाओगे वो कोफिशिएंट हो गया। और अगर मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन तो निकाल लिया आप 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीन डेविएशन। अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए, हम फिर से बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें, ये हो जाता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पे हम 10 का 3 है, 11 का 8 है, 12 का 12 है, 13 का 14 है, इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के वैल्यूज में आप कैसे लोगे? ये है आपका मीन डेविएशन। तो अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें मीन डेविएशन की, तो सबसे पहला हमको कॉलम में इसकी वैल्यूज लिखनी है। तो आप पहले वैल्यू लिख लीजिए 12, 13, 14, 15, 16। फिर ये आपके एफ की फ्रीक्वेंसी या वाई, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी हो, तो ये हो जाएगा 3, 8, 12, 14, 7, 6, 4। अगला आपको मीन डेविएशन निकालना है तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 30, 88, 144, 180। तो देखिए कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि कैलकुलेशंस आप गलत ना हो। कैलकुलेशंस गलत हो गए तो आंसर से आप और दूर दूर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे निकालना है x माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले आपको निकालना है x बार। तो इसके लिए आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा। सिग्मा एफ एक्स 696 आएगा और सिग्मा एफ आएगा 54। तो आपको 696 डिवाइडेड बाई 54 करना है और इसका आंसर आएगा 12.89। तो यहाँ पे 12.89 से इस x को माइनस करते जाना है और फिर लिखते जाना है। फिर उसका dx करवाना है, इसका एब्सोल्यूट निकालना है, फिर f के साथ dx को मल्टीप्लाई करना और आखिरी में यहाँ पे आपको इसका समेशन करना है। तो अभी तक आपने अगर सिंसियरली पढ़ा है तो आपको ये सारे कॉलम फिल करने आ जाएंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 68.88। तो यहाँ तक आपका अगर डन हो गया तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन आएगा 68.88। मीन से अगर डेविएशन निकालना है तो आप 54 से डिवाइड कर दीजिए और 68 पर, और मीन डेविएशन बाय, और कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट निकालने के लिए मीन डेविएशन आपका कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे 1.28। तो 1.28 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 12.89। तो ये हो गया कोफिशिएंट। बार बार ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये है कोफिशिएंट का फॉर्मूला मीन डेविएशन और ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ। तो पहला अगर x है उसका अगला f है तो अगला m होगा, फिर एफ एम होगा, ये तो आता होगा। f क्या है? सिग्मा f टोटल 100 आएगा प्लस करोगे तो, और एफ एम अगर सही सही किया है तो इतना आएगा। आप करके देख लीजिए शर्त। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आप सॉल्व करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपको डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन के लिए निकालेंगे m माइनस एक्स बार,
फिर इस x बार के डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसके बाद आप लेना है आपको f बाई dx। वैल्यू कौन सा चाहिए? ये आखिरी वाला वैल्यू चाहिए जिसका आंसर आएगा 794.50। अब बिल्कुल आप इसको पॉज करिए, पॉज करके देख लीजिए आपका आता है कि नहीं आता है। इसके बाद हमको निकालना है मीन डेविएशन। जैसे इतना आ जाए फिर आप मीन निकाल लो। मीन आपका आ जाएगा 794.50 डिवाइडेड बाई 100। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा एफ डी एक्स बाई एक्स था। यहाँ देखिए ये है सिग्मा डी एक्स बाई एन, एन है यहाँ पे सिग्मा एफ, बस उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया मीन, सॉरी मीडियन, मीडियन डेविएशन। उसके बाद बचता है कोफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू जितनी आई, इसकी वैल्यू आ रही है 7.95, तो इसकी वैल्यू को डिवाइड कर देना है 32.25 से, तो ये निकल जाएगा आपका कोफिशिएंट। तो हम डिटेल में बता रहे हैं, इस सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। हम सिर्फ आपको ओवरऑल प्रोसीजर पर बता रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स भेजेंगे। मेरिट्स क्या है इसके? मेरिट है कि ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है, इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस है। ये एक्सट्रीम वैल्यूज से ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। अगर सारे वैल्यूज को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो एक आध वैल्यू अगर चेंज भी हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये बेटर है कंपैरिजन करने के लिए, और ये फ्लेक्सिबल है ताकि आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डिस्पर्शन का पहला पार्ट, जो कि है आपका रेंज, एक वैरायटी। दूसरा आता है मीन डेविएशन। हमको अगले पार्ट में पढ़ना है वेरिएंस। अब मैं इसी के आगे पढ़ा दूं तो शायद आपके दिमाग से बाहर निकल जाए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। इतने क्वेश्चंस में आपको यहाँ तक रेंज में मैंने शायद 3 क्वेश्चन किया है, और मीन डेविएशन में मैंने 3 क्वेश्चन किया है। तो आप इस 6 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। एक जब आप पढ़ रहे थे तब आपने एक बार सॉल्व किया, अब बिना देखे बस क्वेश्चंस को रीराइट करिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस डन हो जाएंगे, और इसी 6 में से कोई ना कोई वैरायटी पूछेगा। तो अगले वीडियोस के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। टॉपिक रहेगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके आगे का टॉपिक रहेगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डीमेरिट्स को कंप्लीट करते हैं और फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है? यहाँ पे हम साइंस को इग्नोर करते हैं। और फिर से एक बात, ओपन एंड क्लासेस, ये ओपन एंड क्लासेस कोई काम नहीं है इसका। जैसे आप रेंज में ओपन एंड क्लासेस नहीं ले सकते थे, यहाँ पे भी आप ओपन एंड क्लासेस में मीन डेविएशंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं देता। तो रेंज और मीन डेविएशन ये दोनों डिस्पर्शन के तरीके तो है, पर ये एग्जैक्टली आपको वेरी स्पेसिफाइड इंपॉर्टेंट वाला कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करता है। तो जो प्रोवाइड करता है उसके लिए अगला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, न्यूमेरिकल को अच्छे से बनाइए, ताकि आगे के कंसेप्ट में ये आपको हेल्प करता रहे। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।